हमारे सारे पाठकों को प्यार भरा नमस्कार। हर जवान लड़की पर लार टपकाने वाला पति। कौन कहता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। आदमी में समझ होनी चाहिए, राजेश ने दिल ही दिल में कहा। फिर उसने अनीता के सुंदर मुखड़े की ओर ताका और उसके बाद उसकी नज़रें अपनी पत्नी शोभा के चेहरे पर पड़ी। शोभा अपनी प्लेट में धीरे धीरे उंगलियां चला रही थी। अनीता से राजेश की मुलाकात अपने एक मित्र के कार्यालय में हुई थी, जो उसे इंतजार करने को कहकर खुद कहीं चला गया था। 1-1.5 घंटे की बातचीत के बाद अनीता और राजेश में इतनी घनिष्ठता हो गई थी कि राजेश को अनीता के बगैर रहना कठिन महसूस होने लगा था। कुछ दिनों तक सिनेमा घरों, पार्कों और होटलों में मुलाकातों के बाद राजेश उसे अपने घर लाने की लालसा को दबा न पाया। शोभा को राजेश ने जब यह कहा कि यह अनीता को भी अपने घर में रहने दो, तो शोभा पर मानो बिजली गिर पड़ी थी। वह काफ़ी चीखी चिल्लाई थी, किंतु राजेश ने उसको समझाया था कि जब हम अपने हर रिश्तेदार, मित्रों और जान पहचान वालों की खुशियों के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, तब यह कितनी अजीब बात है कि पति पत्नी, जिनका रिश्ता संसार में सबसे बड़ा और गहरा होता है, एक दूसरे की खुशियों का ख्याल ना रखे। राजेश ने शोभा से कहा कि अनीता पर और घर पर उसे पूरा अधिकार होगा। उसको अपनी हर इच्छा को पूरा करने का अधिकार होगा। बस वह अनीता को उसके साथ इस घर में रहने पर आपत्ति ना उठाए। पड़ोसियों को वह यही बताए कि अनीता उसकी मामी की या चाची की लड़की है और वह यहाँ पर नौकरी करने आई है तथा अब उन लोगों के साथ ही रहेगी। आखिर जब शोभा ने देखा कि राजेश को समझाने बुझाने का अब कोई फायदा नहीं है, तो 1 हफ्ते की खींचातानी के बाद उसने राजेश की इच्छा के आगे सिर झुका लिया। राजेश के पांव धरती पर ना टिक रहे थे। वह उसी दिन जाकर अनीता को अपने घर ले आया। पड़ोसियों से कहा गया कि वह शोभा की बहन है। रिश्तेदारों ने आपत्ति उठाई तो राजेश ने यह कहकर मुंह बंद करा दिया कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। शोभा ने अनीता को खुले दिल से स्वागत किया। उसके रहने की व्यवस्था राजेश के कमरे में कर दी गई। अनीता को नहाने धोने के लिए शोभा स्नान घर में खुद ले गई। अपने हाथों से तौलिया, साबुन, तेल वहां पहुंचाया और यहाँ तक कि बाथरूम स्लीपर खुद अनीता के पांव के पास रख दिए। राजेश मानो खुशियों के हिडोलों में झूल रहा था। नहाने के बाद नाश्ते की मेज़ पर बड़े आग्रह के साथ शोभा ने अनीता को खिलाया पिलाया। शोभा ने ऐसे बर्ताव की आशा राजेश को कभी न थी। राजेश मन ही मन मुस्कुरा रहा था और अपने सुंदर जीवन की कल्पना में डूब तैर रहा था। ऑटो रिक्शा की भड़भड़ाहट से उनकी कल्पना में सहसा विघ्न पड़ा। ऑटो रिक्शा से एक लंबा चौड़ा खूबसूरत युवक उतरा और हेलो शोभा बोलते हुए घर में घुस गया। शोभा एकाएक उसकी तरफ बढ़ी, किंतु फिर थोड़ा रुक गई। उस नौजवान ने आगे बढ़कर शोभा के कंधे पर अपनी बाँह रख दी। राजेश भैया, जरा ऑटो रिक्शा से सामान तो उतार लाना। उस युवक ने राजेश की तरफ मुंह फेरकर कहा। कुछ न समझते हुए भी राजेश ने ऑटो रिक्शा वाले से उस नवयुवक का सामान अंदर रखवाया और उसे पैसे देकर चलता किया। शोभा और युवक सोफे पर आसपास बैठे बातों में मग्न थे, जैसे जिंदगी भर की सारी बातें आज ही खत्म करके दम लेंगे। आपकी तारीफ? राजेश ने शोभा से पूछा। शोभा थोड़ा सा मुस्कुराई और शर्म से सिमट सिकुड़ सी गई। फिर उसने एक बार उस युवक के सुंदर मुखड़े की ओर ताका। यह सुधीर है, तुम्हें शायद याद होगा
कि एक बार तुम्हारे बहुत जोर देने पर मैंने स्वीकार किया था कि शादी के पहले मैं भी किसी से प्यार करती थी। मेरी अधूरी प्रेम कहानी का हीरो यही है। राजेश को झटका सा लगा, उसकी आंखें फैल गई जब मैंने अनीता को साथ रखने की बात कही और तुमने मेरा पूरा हक और मेरी खुशियाँ मुझे देने का वचन दे दिया। तब मैंने सुधीर को अपने साथ रखने का फैसला कर लिया। शोभा ने अपनी आंखों को नचाते हुए कहा, अपने मिलने जुलने वालों को हम यही कहेंगे कि सुधीर आपके मामा जी, फूफा जी या चाचा जी के बेटा है और यह नौकरी के सिलसिले में यहाँ आया हुआ है और अब हमारे साथ ही रहेगा। अरे शोभा डार्लिंग, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया, किंतु जब तुमने बताया कि तुम लोग एक दूसरे की खुशियों के लिए झूठे रस्मों रिवाज तोड़ रहे हो, तब मैंने उस महान आदमी के दर्शन के लिए यहाँ आने का निश्चय कर ही लिया। सुधीर बोला, अब तुम इनसे खुद पूछ लो। शोभा ने सुधीर की तरफ देखा और फिर वह अपने पति की तरफ घूम गई। क्यों जी, है ना यही बात? आप मेरी खुशियों के आगे दीवार तो नहीं बनेंगे? प्यार की जिस प्यास से मैं आज तक तड़पती रही हूँ, अब मुझे बुझाने में आप मुझे पूरा सहयोग देंगे ना? हाँ हाँ, राजेश आगे कुछ ना कह सका। तुम थके हारे आए हो, जाओ नहा धो लो ताकि थकावट दूर हो जाए। स्नान घर किधर है? सुधीर ने पूछा। जाइए जी, इनको स्नान घर बताइए, शोभा ने कहा। और हाँ, यह तौलिया और साबुन वहाँ रख दीजिएगा। राजेश ने तौलिया और साबुन हाथ में ले लिया और स्नान घर की ओर मुड़ा। सुधीर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। अरे हाँ, यह बाथरूम स्लीपर भी साथ ले जाइए। शोभा ने सुधीर का ब्रीफकेस खोलकर उसमें से बाथरूम स्लीपर निकाले। सुधीर बाथरूम से स्लीपर लेने के लिए पलटा। अरे नहीं, आप चलिए, ये लेकर आते हैं। शोभा ने बाथरूम स्लीपर राजेश की तरफ बढ़ा दिए। राजेश ने कंधे उचकाए और फिर बाथरूम स्लीपर पकड़कर आगे बढ़ गया। स्नान घर में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी और सुधीर मग्न होकर गुनगुना रहा था। यह क्या मजाक है? राजेश ने शोभा से कमरे में लौटते ही कहा। कैसा मजाक? क्या आपको सुधीर का यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? शोभा ने पूछा। नहीं, यह बात नहीं। मैं पूछता हूँ कि सुधीर के बाथरूम स्लीपर मुझसे उठवाना क्या तुम्हें शोभा देता है? मैं आपकी खुशी के लिए अनीता बहन की दिल से सेवा कर रही हूँ। आप मेरी खुशी के लिए माथे पर बल ना डालिए। कहीं ऐसा ना हो कि सुधीर के दिल को चोट पहुँचे। वह बहुत भावुक है, शोभा ने कहा। राजेश मन ही मन ताव खाए कंधे हिलाकर कह रहा गया। अब ऐसा करिए, दोपहर के खाने के लिए कुछ सब्जी वगैरह लेते आइए। आप डब्बों में बंद सब्जी ले आइए। राजेश ने अनीता की तरफ देखा। यदि अनीता बहन आराम करना चाहती है तो आराम करे, या आपके साथ जाना चाहती है तो बाजार घूम आए। मैं रसोई की तैयारी करती हूँ। नहीं, अनीता यहीं रहेगी, राजेश ने जल्दी से कहा। क्या आप मुझे सुधीर के साथ अकेले छोड़ते हुए डरते हैं? शोभा ने तीखी नज़रों से राजेश की तरफ देखा। नहीं, मैं ऐसा तंगदिल नहीं हूँ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि यह काम मैं तुम्हारी मदद करेगी, राजेश ने जल्दी से कहा और फिर थैला उठाकर बाहर निकल गया। उसने उसे मजबूर तो नहीं किया था। सुधीर को बुलाने से पहले वह उससे पूछ तो लेती, सलाह तो कर लेनी चाहिए थी। और अब नौकरों की तरह थैला थमाकर उसे बाजार की ओर ठेल दिया है। यह ठीक है कि शोभा को उसने घर में पूरा हक देने का वादा जरूर किया था, मगर उसे एक दूसरे की बेइज्जती करने का तो अधिकार नहीं है। इसकी कुछ न कुछ सज़ा जरूर सुधीर और शोभा को मिलनी चाहिए।
वे दोनों फूड पॉइजन से बीमार हो जाएं तो कैसा रहे। राजेश के दिमाग में एकदम से विचार उभरा, हाँ यह ठीक रहेगा। उसके कदम एक डिपार्टमेंटल स्टोर की ओर बढ़े। आपके यहाँ कोई ऐसी डब्बाबंद सब्जी है जिससे फूड पॉइजन होने का खतरा हो? उसने सेल्समैन से सीधा सवाल किया। क्या मजाक करते हैं साहब, हमारे यहाँ तो बिल्कुल ताज़ा स्टॉक है, सेल्समैन ने दांत निकालते हुए कहा। एक आध डब्बा भी नहीं? क्या आप स्वास्थ्य विभाग से आए हैं? सेल्समैन ने सतर्क होकर पूछा। नहीं, डरो नहीं। हाँ, यह बताओ कि कोई ऐसा डब्बा है? जी नहीं, हम इमरजेंसी से पहले और इमरजेंसी के बाद भी अच्छा ही माल बेचते रहे हैं, सेल्समैन ने कहा। अच्छा, कोई ऐसी दुकान का पता बता दो जहां ऐसी डब्बाबंद सब्जी मिल जाए। अपनी बेइज्जती के बाद भी भावना से पागल हो रहे राजेश ने 500 रुपये का नोट सेल्समैन की तरफ सरकाया। क्रांति बाबू, जरा पुलिस को फ़ोन करना, यह पागल आदमी किसी की हत्या करना चाहता है। सेल्समैन ने टेलीफोन के करीब बैठे एक नौजवान से कहा। पुलिस का नाम सुनकर राजेश उड़नछू हो गया। 500 रुपये का नोट काउंटर से उठाने की भी उसे सुध ना रही। सुधीर बल्ब शोभा को बीमार कर देने का विचार भी उसके दिमाग से उड़ गया। अब तो वह उन दोनों की सेहत ठीक रहने की ख्वाहिश कर रहा था। उसके डरे हुए मस्तिष्क में यह विचार उभरा कि सुधीर बल्ब शोभा को कुछ हो गया तो सेल्समैन की गवाही पर वह पकड़ लिया जाएगा। रात को खाने के बाद कॉफी का दौर चला। वे चारों बैठक में बैठे थे। सुधीर अपने चुटकुलों से सबको हंसाता रहा। क्या बात है डार्लिंग, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? अनीता ने राजेश के करीब सरकते हुए कहा। मैं तो कहता हूँ राजेश जी, यदि सब लोग आपकी तरह समझदार हो जाए तो प्रेम के कारण होने वाली सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है, सुधीर ने कहा। और प्रेम में निराश होकर आत्महत्याएं भी कोई नहीं करे, अनीता बोली। मानव जाति को कितना अच्छा सुझाव दिया है राजेश जी ने, शोभा ने कहा। मगर पहले तो तुम अड़ियाल घोड़े की तरह दुदकियां झाड़ रही थी, मारने की धमकियां दे रही थी, राजेश ने शोभा की तरफ देखकर कहा। तब मैं तुम्हारे दिल की गहराई नाप नहीं पाई थी। अच्छा भाई, तुम दिल की गहराइयाँ नापो, हम तो नींद की गहराइयों में उतरने चले। सुधीर उठ खड़ा हुआ। शोभा डार्लिंग, सोने का कमरा किधर है? बाएं कमरे वाला इनका है और दाएं वाला हमारा। अच्छा भाई, गुड नाइट। स्लीपिंग गाउन सरकाता हुआ सुधीर दाईं ओर के सोने के कमरे की ओर बढ़ गया। सुधीर के चले जाने के बाद कुछ देर तक अनीता अंग्रेजी पत्रिका के पन्ने पलटती रही। फिर वह भी अंगड़ाइयाँ लेकर उठ खड़ी हुई। सोना नहीं है राजेश डार्लिंग, तुम चलो, मैं थोड़ी देर और बैठूंगा, राजेश ने अनमने स्वर में कहा। ओके, गुड नाइट। राजेश कुछ नहीं बोला, लेकिन शोभा ने स्वेटर पर सिलाई चलाते हुए कहा। फिर बैठक में खामोशी छा गई। घड़ी की टिक टिक और शोभा की सलाइयों की टकराहट इन खामोशियों को तोड़ देती। राजेश अनमना सा कुर्सी पर बैठा रहा। अब सो जाइए, 1 बजने को है, मुझे तो नींद आ रही है, शोभा ऊन के गोलों में सलाइयाँ खोजती हुई बोली। शोभा ने स्वेटर और ऊन के गोलों को कार्निश पर टिकाकर एक अंगड़ाई ली और राजेश की तरफ देखा। फिर पलट पड़ी दाएं कोने वाले सोने के कमरे की ओर। रुक जाओ शोभा, राजेश तड़प कर शोभा और कमरे के दरवाजे के बीच बाहें फैलाकर खड़ा हो गया। बेशर्मी की भी हद होती है। बेशर्मी? कैसी बेशर्मी? राजेश डार्लिंग, तुमने मुझे जो हक दिया है मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। हट जाओ,
मेरी वर्षों की मुरझाई हुई खुशियों के बीच दीवार ना बनो। मुझे खुशियों का रास्ता दिखाकर राह में कांटे ना बिछाओ। अपने पति के सामने ऐसा कदम उठाते हुए तुझे डर नहीं लगता, शर्म नहीं आती? डर शर्म आपसे क्यों, यह तो बराबरी का सौदा है। रात काफ़ी हो चुकी है, सो जाइए, आपका कमरा उधर है। शोभा ने बाएं कोने में कमरे की ओर इशारा किया। छोड़िए मेरा रास्ता बेशर्म, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गिर सकती हो। तुम्हारी इस हरकत से एक पति के दिल पर क्या गुजर सकती है, यह तुमने कभी सोचा है? राजेश की आंखें क्रोध से जल उठी। मर्द जब दूसरी पत्नी ब्याह कर लाता है तब क्या अपनी पहली पत्नी के दिल में उठने वाली चीखों की शहनाइयों के शोर को सुनता है? रात रात भर कोठों पर ऐश की समाएं जलाने वाले पति कभी अपनी पत्नी के दिल के अंधेरों में झांक कर देखते हैं? हर जवान लड़के पर लार टपकाने वाला पति कभी यह भी सोचता है कि उसकी पत्नी के गालों पर आंसू के निशान क्यों बने रहते हैं? आपने जब अनीता को लाने की तहजीब पेश की थी तब मैं भी रोई चिल्लाई थी। अब मैं सुधीर के पास जा रही हूँ तो आप क्यों चीख उठे? मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। राजेश कमरे की तरफ बढ़ा। अरे रुको तो, शोभा ने उसकी बाँह पकड़ ली। मैं कुछ सुनाना नहीं चाहता, उसे इसी वक्त चलता कर दो। और अनीता, वह भी जाएगी। मेरा फैसला गलत था, मैं अंधी जज्बात की धारा में बह गया था। राजेश ने हथियार डाल दिए। अंधी जज्बात नहीं, वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया था राजेश भैया। सुधीर पूरे कपड़े पहन अतिथि कक्ष के दरवाजे पर खड़ा था। राजेश कभी सोने के कमरे की तरफ और कभी अतिथि कक्ष के दरवाजे पर खड़े सुधीर की ओर देख रहा था। जी हाँ, आपका ख्याल ठीक है, मैं सोने के कमरे में स्लीपिंग सूट पहनकर गया जरूर था, किंतु दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया था। सुधीर ने कहा, आपको फिर कोई शो करना हो तो याद कीजिएगा। यह मेरा कार्ड नीरज निर्देशक तथा स्टेज आर्टिस्ट राजेश कार्ड की पहली पंक्ति पर अटक गया। आगे हमारे ड्रामा क्लब का पता भी लिखा है, नोट कर लीजिए। नीरज मुस्कुरा दिया। राजेश मुंह फाड़ कभी कार्ड को तो कभी उस युवक को देख रहा था जो सुधीर से नीरज बन गया था। यह नीरज है, हमारे शहर के माने हुए कलाकार और भैया के जिगरी दोस्त। जब मैंने भैया को आपकी अनीता को साथ रखने की जिद के बारे में लिखा तब उन्होंने नीरज की सहायता से यह सारा नाटक रचवाया। शोभा ने सारी बात समझाते हुए कहा। ओह, राजेश ने एक लंबी सांस ली और धम से सोफे पर बैठ गया। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस कहानी को लाइक करें और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सब जीवन में खुश रहें, मस्त रहें और ढेर सारी तरक्की करें। यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद दोस्तों।